आनुवांशिकता एवं जैव विकास के विषय में पर चर्चा करेंगे। किसके विषय में? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। हम लिख सकते हैं आनुवांशिकता एवं जैव विकास। नेक्स्ट चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास और कहेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्लियर? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बात समझ में आएगा। तो इसमें जो सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी ने कवर किया है उसमें उन्होंने वेरिएशन को चर्चा किया। किसकी? वेरिएशन की। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएशन इसमें समझे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वेरिएशंस। हिंदी होती है विभिन्नताएं। क्या हो गया? विभिन्नताएं। अब जानते हैं इसके विषय में, आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, एक ही माता पिता के कितने? एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं, इसी को विभिन्नताएं कहते हैं। क्लियर हो गया? एक ही माता पिता के अगर हम लोग समझे तो एक ही माता पिता है तो उनके क्रोमोसोम भी वही है, जीन भी वही है, गुणसूत्रों की संख्या भी सेम है, जीन भी वही है, सारा चीज, यहाँ तक कि माता पिता के ब्लड ग्रुप वगैरह सब भी बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे हो। एक ही माता पिता है तो फिर भी आप देखते हैं कि माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं। तो संतानों में इस विभिन्नता को, इस अंतर को क्या कहते हैं? वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कहते हैं। क्लियर हो गया आपको परिभाषा? यदि एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं तो संतानों में इस होने वाली इस अंतर को विभिन्नता यानी वेरिएशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चर्चा किया गया था जो वेरिएशन यानी विभिन्नताएं है वह क्या हो सकता है। एक चीज और देखिए कि वेरिएशन है जो विभिन्नताएं होती हैं, जैसे आप पढ़े हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो दो प्रकार का आप रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। बात समझ में आया? तो ए सेक्सुअल में आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि जो वेरिएशन होता है, क्योंकि एक ही जीन रहता है, एक ही पौधा या एक ही जंतु रहता है तो उसमें जीन और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जीवों में पाया जाता है उसमें जो वेरिएशन बहुत ही कम होती है। इसके उल्टा अगर आप देखेंगे तो जिसमें क्या होगा, जो लैंगिक जनन होता है जिसमें तो दो अलग अलग माता पिता बदलते हैं, जिससे क्या हो गया कि जीवों में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें विभिन्नताएं अधिक होने की संभावना होती है। बात समझ में आ गया? अब विभिन्नताओं के संबंध में क्या किया है, आपके एनसीईआरटी ने कवर किया है कि बैक्टीरिया के विषय में दिया हुआ है। किसके विषय में? बैक्टीरिया के विषय में दिया है कि जैसे क्या होता है कि मान लीजिए बैक्टीरिया हुई, उसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया और दो बैक्टीरिया से चार बैक्टीरिया होंगे। तो चूंकि एक ही जीन है, जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने हम लोग चर्चा किए थे कि बहुत कम वेरिएशन यानी विभिन्नता होता है, लेकिन फिर भी होता है। तो अब वेरिएशन से आपने उसमें चर्चा किया है कि अब मान लीजिए सपोज है कि एक ही स्थान पे दो बैक्टीरिया, दोनों में क्या होगा, वेरिएशन हुआ, तो एक में गर्मी को सहन करने की क्षमता डेवलप हो गई, दूसरे में ऐसी वेरिएशन नहीं आई। बात समझ में आया? फिर चीज कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया या चार बैक्टीरिया हुए तो एक में क्या होगा, वेरिएशन के फलस्वरूप उसमें कुछ टेम्परेचर यानी अधिक गर्म वातावरण में रहने की क्षमता विकसित हो गई और दूसरे में ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए कंडीशन का भी कि वातावरणीय कंडीशन यदि बदलता है, वातावरणीय कंडीशन बदलता है और वातावरण का सिचुएशन ऐसे हो जाता है जिसमें टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, तो जो बैक्टीरिया अधिक टेम्परेचर में रहने के लिए उसमें अगर क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, तो वो तो बैक्टीरिया सही प्रकार से ठीक प्रकार से क्या होगा, डेवलप करेगी, उसकी वंशावली आगे बढ़ेगी। लेकिन इसका विपरीत जिन बैक्टीरिया में क्या हो गया कि वो नॉर्मल ही रह गया, तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या हो गया, दिक्कत हो जाएगी, यानी कि वो सही प्रकार से डेवलप या ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यही चर्चा आपकी किताब में दिया है, बैक्टीरियाओं के संबंध में दिया है कि बैक्टीरियाओं में क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, विभिन्नताएं हुई और विभिन्नताओं के फलस्वरूप क्या होगा, उसमें अधिक टेम्परेचर में रहने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। क्लियर हो गया? और एक और टॉपिक में आपकी किताब चर्चा किया है, टॉपिक है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन।
ये हो गया जनन के दौरान, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। क्लियर? संचयन का मतलब स्टोरेज कहेंगे। बात समझ में आया? तो हम लोग फिर वही चर्चा किया है उसमें कि क्या होता है कि जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं हम लोग चर्चा किए थे कि जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, अब अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन हम लोग चर्चा की कि दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे आपने पढ़ाया कि निम्न कोटि के जीवों में और पादपों में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है एक ही जीव, मान ली पौधा है उसका टहनी काट के दूसरा पौधा बना दिया, बो दिया गया, तो क्या हो गया सेम एक ही जीव है। या बैक्टीरिया हुए तो एक बैक्टीरिया से क्या होगा बाइनरी फिशन हुआ, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हो गए। बात समझ में आ गया? तो क्या हो गया, तो इसमें क्या होता है सबकी जीन वही रहते हैं, तो इसलिए इसमें विभिन्नताएं होने की संभावना कम रहती है। इसमें क्या होता है विभिन्नता होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि एक ही जीव है, एक ही पेरेंट है, एक ही जनक है, इसलिए उसमें विभिन्नता होने की संभावना कम होती है। लेकिन इसके विपरीत क्या होगा कि क्या हो गया कि जो जिन जंतुओं में या जिन जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो अलग अलग जीन इन्वॉल्व होने के कारण, मिलने के कारण उसमें विभिन्नताएं क्या हो जाती अधिक होती है। बात समझ में आया? तो आप हम कह सकते इस हेडिंग में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जीवधारियों में रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करें तो जो विभिन्नताएं होती है बहुत कम होती है। याद रहे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं बहुत कम होती है। इसके विपरीत क्यों कम होती है आप क्लियर हो गया? इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है विभिन्नताएं अधिक होती हैं, क्योंकि अलग अलग जीव के इन्वॉल्व होने की वजह से। और यह कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वह कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, इसलिए इसमें विभिन्नताएं अधिक होने की संभावना होती है। अब दिया गया विभिन्नताओं का संचयन, तो वही बताया गया कि मान ली बैक्टीरिया के संबंध में कहा जाए कि एक बैक्टीरिया है जिसमें 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, तो 4 होने के बाद क्या हो गया, मान ली एक बैक्टीरिया में क्या हो गया कि अगर लाभदायक कैरेक्टर डेवलप हो गए, यानी कि लाभदायक विभिन्नताएं विकसित हो गई, तो कह सकते हैं कि उसकी वंशावली आगे बढ़ेगी, उसकी वंशावली ठीक प्रकार से आगे ग्रो करेगी। और जिनमें क्या होगा अगर हानिकारक कैरेक्टर डेवलप हो गया या कैरेक्टर कोई नॉन डेवलप हुआ, तो नहीं डेवलप होगा तो क्या होगा, जो वातावरणीय परिवर्तन है उसके बदलाव के कारण क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी, उसकी वंशावली आगे बढ़ने में क्या होगी समस्या होने लगेगी, ठीक प्रकार से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यही है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। बताया गया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं कम होती हैं और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। और ये क्या होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्टोरेज होती चली जाती है, यानी कि बढ़ते हुए चली जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय। क्लियर हो गया? अब एक बात आती है हेरिडिटी। पहले हेरिडिटी को समझने से पहले हम लोग हेरिडिटरी कैरेक्टर यानी कि आनुवांशिक लक्षण, क्या हो गया आनुवांशिक लक्षण। क्लियर हो गया? क्या हो गया आनुवांशिक लक्षण। कौन लक्षण हो गया आनुवांशिक लक्षण का मतलब हो गया अब पहले हेरिडिटी कैरेक्टर्स यानी आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण का मतलब होता है कि क्या होता है कि संतानों में, किसमें संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि जो भी लक्षण आते हैं वो उनके माता पिता से आते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि संतानों में जो लक्षण होते हैं वो उनके माता पिता से आते हैं। तो ऐसे लक्षण जो उनके माता पिता से आते हैं यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गया? आनुवांशिक लक्षण यानी कि जब भी आम का फल होगा तो उसमें आम ही फलेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से लक्षण को, इस प्रकार के लक्षणों को क्या करते हैं आनुवांशिक लक्षण यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर। क्लियर हो गया? अब इसी से एक बात आ गई हेरिडिटी, समझिएगा थोड़ा सा। हेरिडिटी आनुवांशिकता, ठीक है।
अब देखिए अनुवांशिक लक्षण हो गया। अब ये अनुवांशिक लक्षण को जाने का जो गुण होता है उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। यानी संतानों में जो पैतृक लक्षण होता है जो जाता है इस गुण को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। बात समझ में आ गया। यानी कि संतानों में जो पैतृक लक्षण होता है वह जाता है, इसी को कहते हैं अनुवांशिकता। एक अनुवांशिकता के गुण हो गया और ये हो गया लक्षण। ये लक्षण को जाने की जो क्रिया होती है, जो गुण होती है, उसी को हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता कहते हैं। क्लियर हो गया, अनुवांशिक लक्षण क्लियर हो गया। अब ये हो गया अनुवांशिकता क्लियर हो गया। एक साहब है यानी सर है ग्रेगर जान मेंडल। क्या है, ग्रेगर जान मेंडल। तो ग्रेगर जान मेंडल एक तो देखा जाए, एक है शाखा जेनेटिक्स। क्या हो गया, जेनेटिक्स अनुवांशिकी। क्या कहते हैं इसको, जेनेटिक्स की हिंदी अनुवांशिकी। यानी कि कहते हैं जेनेटिक्स कहेंगे तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, किसी शाखा, विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स कहलाता है। यानी जेनेटिक्स जो है ब्रांच है। जेनेटिक्स क्या है, विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आया। अब क्या हुआ कि जो जेनेटिक्स है इसके फाउंडर ग्रेगर जान मेंडल है। कौन है, ग्रेगर जान मेंडल जेनेटिक्स के क्या है, फाउंडर है, फाउंडर। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर हो गया। ग्रेगर जान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, अब ये देखिए ये क्या करते थे, एक चर्च के पादरी थे। एक चर्च समझते हैं, चर्च के पादरी थे। कहाँ के थे ये, ऑस्ट्रिया एक शहर है, वहां एक ब्रून, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में एक चर्च के पादरी थे। कौन थे, ग्रेगर जान मेंडल चर्च के पादरी थे। इन्होंने क्या किया था, उस चर्च के गार्डन में पाइसम सेटाइवम यानी मटर, पाइसम सेटाइवम यानी कि मटर के पौधे पर क्या किया था, प्रयोग किया था। क्या किया था, प्रयोग किया था। और प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने अपना नियम दिया। क्लियर हो गया। किन्होंने दिया था, मेंडल ने, ग्रेगर जान मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे को उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, प्रयोग करने के पश्चात जो परिणाम हुआ था उसको उन्होंने निष्कर्ष के रूप में दिया था। इसलिए इन्हें किसे, ग्रेगर जान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेगर जान मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ग्रेगर जान मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया। तो इसका अगर देखा जाए कारण, सबसे पहले अगर देखेंगे तो मटर के पौधे का जो जीवन है वो कम होता है। 3 से 4 महीने में क्या होगा, मटर का पौधा हो जाता है, यानी 1 वर्षीय पौधा है। तो इसको आसानी से कम समय अंतराल में अधिक हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। कई पीढ़ियों तक हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा जाए इसकी मटर के पौधे का जो जीवन अवधि थी कम थी। ठीक है। दूसरा, इसको हम कहीं आसानी से उगा सकते हैं। मटर के पौधे को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कहीं उगा सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर हो गया। तीसरा कैरेक्टर देखेंगे तो मटर के पौधे की ढेर सारी किस्में हो जाती हैं। मटर के पौधे क्या होते हैं, ढेर सारी किस्में पाई जाती हैं। आप देखेंगे बड़ी मटर होती है, छोटे मटर होता है, गोल बीज वाला मटर होता है, झुर्रीदार बीज वाला मटर होता है। कभी कुछ मटर का जो छिलका फली होता है वह मोटा गूदेदार होता है, कुछ का सिकुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार मटर के पौधे में क्या हो गया कि मटर के पौधे का ढेर सारी किस्में होती हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया। बात समझ में आया। और इसे हम आसानी से कहीं भी उगा सकते हैं। तो ये था कारण कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे का क्यों चयन किया। अगले वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।